देखिए, इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करता है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अगर कोई भी हम अप्लायंस की बात करते हैं, अगर हम किसी भी अप्लायंस में, जैसे मेरे पास बल्ब है, उस बल्ब की पावर 100 वॉट है, मेरे पास एक 100 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब ये है कि वो बल्ब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वो बल्ब एक सेकंड में क्या कर रहा है? 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय एन अप्लायंस। कोई भी अगर मेरे पास है तो वो अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। सो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, राइट? और पावर की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज वॉट। इट्स ऐसा यूनिट इज वॉट। ठीक है। इसके अलावा इसकी और भी यूनिट होती है, जैसे एक होती है किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। ऐसे होता है 1 वॉट। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट। ठीक है। फिर हम फॉर्मूले अलग अलग भी बना सकते हैं पावर के। जैसे कल हमने हीट एनर्जी के फॉर्मूले बनाए थे, अगर हम हीट एनर्जी के फॉर्मूले वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास पावर के अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। जैसे अगर हम एनर्जी को रखते हैं I²RT, तो पावर का फॉर्मूला I²R। ऐसे अगर हम एनर्जी को रखते हैं V²/RT, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V²/R। ऐसे ही हम अगर एनर्जी का फॉर्मूला रखते हैं VIT, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V/I। इस तरीके से हमारे पास पावर के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। पावर इक्वल्स टू I²R, पावर इक्वल्स टू V²/R एंड पावर इक्वल्स टू VI, राइट? कॉपी कर लीजिए बेटा, सब ये नोट कर लीजिए। सब बच्चे नोट कर लें पावर के फॉर्मूले। प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू। दक्ष, डेफिनेशन पावर की सिंपल ये हो जाएगी, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस। ठीक है, नोट करिए बेटा सब। सबने नोट कर लिया? चलिए, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। या फिर हम यूनिट नंबर 2 भी बोल सकते हैं। अभी आज हमें क्या करना है, इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। ठीक है। और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर, राइट? तो अभी मैं इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप समझ लेंगे ध्यान से कि कैसे करना है। ठीक है। देखिए,
यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, ये हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 आर कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर वायर AB as shown in the figure। ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB और यहाँ दो सेल लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ if the balancing length for the two combination of the cell are 250 and 400 centimeter, find the ratio of E1 and E2। You have to find the ratio of E1 and E2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो सेल लगे हुए इस तरीके से लगा के, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर E1 और E2 का रेशियो निकालना है। हमें E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करना है कितना होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पर, अगर आप इन दोनों सेल को देखेंगे, ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये दोनों सेल अपोजिटली कनेक्ट है। जैसे आप देखिए यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। आप देखो दो माइनस माइनस वाले एक साथ आ रहे हैं। जब भी दो माइनस माइनस वाले एक साथ आएंगे या दो प्लस वाले एक साथ आएंगे, तो आप समझ जाना दोनों अपोजिटली कनेक्ट है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा प्लस माइनस, अगर दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे तो आप समझ जाना कि दोनों सेम डायरेक्शन में कनेक्ट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे पता सब्ट्रैक्ट होंगे, आप देखो से चलना स्टार्ट करो, पहले पॉजिटिव आया, फिर आगे चले E2 का पहले नेगेटिव आया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 250K, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूंगा, इधर चला मैं E1, इधर चला E2, यानी कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। इस तरीके से मैंने E1 E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, ये दो इक्वेशन जो बनाई है? यस बेटा, क्लास सबको समझ में आया जो मैंने दो इक्वेशन बनाई है? बताइए से यस और नो। चलिए ठीक है, अब आपको E1 और E2 निकालना है। तो E1 और E2 कैसे निकालेंगे इनका रेशियो? हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। We divide the second equation by first equation। E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equals to 400K upon 250K। K से K हो गया 8, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 5E1 प्लस 5E2 is equals to 8E1 minus 8E2, ठीक है। Now it will become 13E2 3E1। So E1 upon E2 is 13:3। ये मेरे आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा सबको? कॉपी करें जल्दी से, सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
नोट डाउन करिए बेटा सब कॉपी में। कॉपी करिए बेटा सब। कॉपी। ओके। दोबारा समझाना है निखिल, ठीक है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे निखिल, इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले E1 आया, फिर आगे चलेंगे E2 का नेगेटिव आया। इधर चलेंगे तो पहले E1 का क्या आया, पॉजिटिव आया। फिर आगे गए तो E2 का क्या पहले आया, नेगेटिव आया। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, E1 माइनस E2, राइट। यहाँ पे हम इधर चले, E1 का पॉजिटिव आया, आगे चले तो E2 का भी पॉजिटिव आया, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, E1 प्लस E2, राइट। समझ में आई बेटा बात सबके? निखिल क्लियर हुआ बच्चे आपको? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2010 में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। ध्यान से बिल्कुल। ये हमारे पास एक सेल है, दिस इज ड्राइवर सेल। ये ड्राइवर सेल है 3 वोल्ट का, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है 290 ओम का, राइट। और ये ए से लेकर बी तक एक वायर है, और यहाँ पर एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, और वो मेरे को बैलेंसिंग लेंथ प्रोवाइड कर रहा है 240 सेंटीमीटर पे। जो ए से लेकर बी तक की वायर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और जो ए से लेकर बी तक की लेंथ है वो 400 सेंटीमीटर है। तो हमें ई पता लगाना है कितना होगा, राइट। कुछ ऐसा लिखा हुआ बेटा, देखिए ये पोटेंशियोमीटर का सबसे ऊपर लेवल का न्यूमेरिकल है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता पेपर में। अगर आपने ये समझ लिया तो मतलब आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए पोटेंशियोमीटर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हमें यहाँ पे ई निकालना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्लियर हो सबको? क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है हमें? से ये सुनो, चलिए अब देखिए, मुझे यहाँ पे ई निकालना है। आई हैव टू फाइंड द ईएमएफ, ये ई फाइंड आउट करना है। तो हम ये ई कैसे निकाल सकते हैं? इस ई को निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, ई इक्वल्स टू के एल। क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास ई निकालने का? ई इक्वल्स टू के एल। क्या होगा? बैलेंसिंग लेंथ, जो कि 240 दिखाई दे रही है। ई क्या है? ईएमएफ जो हमें निकालना है। के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पता, तो पहले हमारा काम क्या होगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता लगाना। किसका? इस तार का, ए बी का, ठीक है। अब इसको किस तरह समझेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लीजिएगा मैसेज करके।
देखिए ये जो ऊपर वाला सर्किट डायग्राम है, इसको हम इसको इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ये जो ऊपर वाला सर्किट डायग्राम है इससे बना लिया, राइट। इसका रेजिस्टेंस कितना है ऊपर वाले सर्किट डायग्राम का? 10 ओम। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर ए से लेकर बी तक की वोल्टेज पता लगानी है, क्योंकि अगर मुझे ए से लेकर बी तक की वोल्टेज मिल जाएगी तो उस वोल्टेज को अगर मैं टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो उससे की आ जाएगा, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किसमें बेटा? सीरीज। और इसलिए नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? R1 प्लस R2 करके। यानी कि अगर मैं आर नेट निकालूंगा तो आर नेट की वैल्यू आएगी 290 प्लस 10 यानी कि 300 ओम। ये हमारे पास आर नेट आ गया। अब इस आर नेट से क्या करेंगे, हम करंट निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि 3/300, दैट मीन्स 1/100 एम्पेयर। ये हमारे पास करंट आ गया। यही करंट इसके अंदर जा रहा होगा AB वाली वायर में, और यही करंट आगे जा रहा होगा पूरे सेल में। अब आप इस करंट से क्या करेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। कहाँ वोल्टेज निकाल लेंगे? ए से लेकर बी तक की। कैसे निकालेंगे? इस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे? ए से लेकर बी तक के रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10, यानी कि ए से लेकर बी तक की जो वोल्टेज है वो कितनी आ गई? 1/10 वोल्ट। अब जो ये वोल्टेज आई है इसको अगर आप लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको K मिल जाएगा। K इक्वल्स टू V अपॉन L। दैट मीन्स वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 1/4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास K आ गया। K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब आप इस K की हेल्प से क्या कर सकते हैं? ईएमएफ निकाल सकते हैं सेल का। कैसे? E इक्वल्स टू के एल करके। E हमें नहीं पता, K की वैल्यू 1/4000 है और L की वैल्यू कितनी है? 40। L मतलब जहां हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा 0.06 वोल्ट। ठीक है, ये कॉपी करे बेटा सब। कोई डाउट है तो बताइएगा मेरे को, मैं बता दूंगा आपको। पहले आप कॉपी कर लें पूरा सॉल्यूशन।
किसी को डाउट है बच्चे? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस तरह से सर्किट डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास सामने बोर्ड पे, देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द गिवन सर्किट विथ स्टेडी करंट, steady means constant, calculate the potential across the capacitor and the charge stored in it, right? हमें क्या करना है, कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल पहुंचा और कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर हुआ, हमें ये बताना, राइट? देखिए, तो कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मतलब हमारा वर्किंग मेथड क्या होता है, जिनके अंदर कैपेसिटर और रजिस्टर भी आता है। देखिए, होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, धीरे धीरे चार्ज होता है। अब क्या होगा, ये सेल इस कैपेसिटर को क्या करेगा, धीरे धीरे चार्ज करेगा। अब जब ये सेल इस कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करेगा, तो बहुत तेजी से क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से, तो उस समय इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट बन जाएगा, और हम ये बोलेंगे उस समय स्टेडी स्टेट आ गई, मतलब उस समय करंट क्या बन गया है, कांस्टेंट बन गया। तो जिस समय स्टेडी स्टेट आ जाएगी, यानी कि सर्किट में करंट कांस्टेंट बन जाएगा, उस समय आप इसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, इस वाली तार को यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। कब, जब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली आई करंट, यही आई करंट यहाँ जाएगा, 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 यही आई करंट आगे तक जाएगा, राइट? अब आप यहाँ किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, -12 प्लस 2i प्लस i प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको किरचॉफ लॉ करना बताया है, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, -12 प्लस 2i प्लस i प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से i की वैल्यू निकाल लेंगे, 3i इक्वल टू 6, यानी कि i की वैल्यू क्या आ गई, 2 एम्पियर। i हमारे पास क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब 2 एम्पियर आने के बाद अब क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि E और F के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हम क्या पता लगाएंगे,
E और F के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो E से F की तरफ चलेंगे, हमें सेल मिला -12 प्लस, आगे चले हमें रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, करंट से, यानी कि 2i। यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -8 वोल्ट। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये E से लेकर F तक की वोल्टेज क्यों निकाली। वो इससे निकाली बेटा, देखो E से लेकर F तक की वोल्टेज इसलिए निकाली क्योंकि जितनी E से लेकर F तक की वोल्टेज होगी उतनी ही D से लेकर C तक की वोल्टेज होगी। सेम वोल्टेज होगी D से लेकर C तक की, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, इसलिए। तो इतनी वोल्टेज D तक की हो गई, C तक की हो गई। अब आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां क्या आया -6, फिर हम आगे चले कैपेसिटर के पास पहुंचे, पहले कैपेसिटर का क्या आया, माइनस आया, तो हम यहां लिखेंगे -q/c, इसको -8 के इक्वल रख देंगे। ये माइनस का 6 इधर आ जाए, प्लस का 6 बन जाएगा, तो -2/c इक्वल्स टू -2, यानी कि q इक्वल्स टू 10 माइक्रोकुलम। दैट मीन्स कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, 10 माइक्रोकुलम। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, V भी निकाल सकते हैं। V कैसे निकालेंगे, q/c करके, यानी कि 2 वोल्ट। तो कैपेसिटर कितनी मिल जाएगी, 2 वोल्ट। राइट, क्लियर हुआ बेटा सबको, कॉपी करें बेटा सब, नोट डाउन करिए बच्चे। सब बच्चे लिखिए। नोट करिए बेटा सब, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। VDC कैसे लिखा, देखो बेटा VDC कैसे लिखा, बिल्कुल जैसे किरचॉफ में करते हैं, यहां से चलना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ -6 आया, फिर आगे कैपेसिटर के पास गए, कैपेसिटर का पहले नेगेटिव आया, तो इसलिए हमने -q/c लिखा। ठीक है, कर लीजिए बेटा, नोट करिए सब। चलिए बस आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है।